बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रज़ा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए आज के इस अंक में आईआईटी दिल्ली द्वारा किए गए नए शोध की चर्चा होगी, जिसमें पता चला है कि अश्वगंधा में मौजूद प्राकृतिक तत्व कोरोना के इलाज में प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे सीएसआईआर लैब्स द्वारा की जा रही कोरोना वायरस जीनोम सीक्वेंसिंग की और जानेंगे इंडो फ्रेंच शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस अणु की खोज की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किए गए एक संयुक्त शोध के मुताबिक अश्वगंधा में ऐसे प्राकृतिक तत्व मौजूद होते हैं जो कोविड-19 की रोकथाम करने की क्षमता रखता है। शोध के अनुसार भारत में पहले से अपने औषधीय गुणों से खास पहचान बनाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा यानी कि विथानिया सोमनीफेरा कोविड-19 संक्रमण के इलाज में प्रभावी साबित हो सकती है। रिसर्च टीम ने यह पाया कि अश्वगंधा में मौजूद प्राकृतिक तत्व विथानोन और न्यूजीलैंड प्रोपोलिस के सक्रिय संघटक कैफिक एसिड वेनिथाइल ईस्टर यानी कि कैप में ये क्षमता है कि कोरोना वायरस के शरीर में चल रहे रेप्लिकेशन को वो रोक सकता है। शोध के मुताबिक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर मौजूद रासायनिक यौगिक कैफिक एसिड फेनिथाइल ईस्टर यानी कि कैप सार्स-कोव-2 के मुख्य एंजाइम मेन प्रोटीएज यानी एमपीआरओ की मानव शरीर में चल रही गतिविधि को रोकने में सक्षम है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित ये अध्ययन फिलहाल समीक्षाधीन है। आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर डी सुंदर का क्या कुछ कहना है इसे लेकर, आइए सुनते हैं। From ashwagandha, to name a few, they are like vithanone, vitaferin. So these are steroidal lactones. So these are found in different parts of the plant, be it the roots, the stem, the leaves, and the composition of these compounds also varies in these different parts. And it also varies based on the geography where it is grown, the season where it is grown, and so on. So our understanding has been to see how we can use modern technology, modern biotechnology, to answer some of the critical questions in terms of how it works or in terms of its mechanism of action, to see if it can actually have a role on the virus infection. The second one is to see whether we can actually stop the virus replication from happening. So I should admit that this is actually a very preliminary study what we have done. So what we were able to show is one of the key components of ashwagandha, which has been able to critically block one of the key enzymes of the virus, which is actually called as the main protease. कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन के विकास के लिए इसकी आनुवांशिक संरचना का पता लगाना बेहद जरूरी होता है। दरअसल जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि वायरस किस जीनोम का बना हुआ है। इसके अलावा वायरस में पाए जाने वाले आरएनए से उसकी आनुवांशिक बनावट के बारे में भी काफी जानकारियां प्राप्त होती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करने में जुटे हुए हैं। भारत के विभिन्न वैज्ञानिक एवं शोध संस्थान कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। अब तक देश के विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में कोरोना की करीब 300 जीनोम सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। कोरोना वायरस के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि ये लगातार रूपांतरित हो रहा है। सीक्वेंसिंग से वायरस के रूपांतरित होने के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सीक्वेंसिंग से प्राप्त जानकारी वैक्सीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सीएसआईआर सीसीएमबी के निदेशक डॉक्टर राकेश के मिश्र का इसे लेकर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। अभी तक हिंदुस्तान से करीब 300 से थोड़े ज्यादा सीक्वेंस पब्लिक डोमेन में डिपॉजिट किए गए हैं। मतलब सीक्वेंस लैब्स में और भी होंगे, लेकिन 300 जो है वो जो कॉमन डेटाबेस है इस जीनोम को एक जगह जमा करने का, उसमें हमारे यहाँ से करीब 300 जीनोम जमा किए गए हैं। उनमें से सीसीएमबी अकेले का कुछ 72 कुछ ऐसा नंबर है जो जीनोम सीसीएमबी ने डिपॉजिट किए हैं, और सीएसआर की और लैब भी मिलकर कर रहे हैं जैसे आईजीआईबी, इमटेक। तो पूरा अगर आप सीएसआईआर को देखें तो करीब 170 से ज़्यादा है हम लोग में, मतलब आधे से ज़्यादा सीएसआर के सीक्वेंसेज हैं। और ये तो जमा किए गए हैं, लेकिन और भी लैब में एनालाइज हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ कुछ 100 और सीक्वेंस एनालाइज हो रहे हैं, जो हम अगले 2-4 दिनों में उसको भी डेटाबेस में डालेंगे।
तो इस तरह से इंडिया के अंदर हालांकि आप पूरे दुनिया का एवरेज देखें तो अभी काफ़ी कम है, कम से कम 30,000 जीनोम जमा हो चुके हैं और देशों से। तो अभी हिंदुस्तान में सिर्फ शुरू हुआ है, लेकिन 300 है, जिससे कि कुछ हमको पिक्चर दिख रही है और आने वाले 1-2 हफ्ते में ये 500 से 1000 तक हो जाएगा, तो हमको अच्छा आइडिया हो जाएगा जीनोम के माध्यम से इसको समझने का। जीनोम के बारे में पता होना और उससे हम बहुत सारे फेल्योर्स को पहले से ही हटा सकते हैं अपने रास्ते से। जैसे मान लीजिए आपका ड्रग टारगेट है जो वायरस के किसी खास पार्ट से है। अक्सर ड्रग जो है किसी खास प्रोटीन को टारगेट करते हैं और हम अगर ये देखते हैं जीनोम से कि उस जगह पे म्यूटेशन हुआ है और वो चेंज हो गया है, जो हमारे आइसोलेट हैं इंडिया में, जिसका मतलब वो है कि ड्रग काम नहीं करेगा। तो और यही चीज़ होती है वैक्सीन के बारे में। अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं इस वायरस में, हर हफ्ते 2 हफ्ते में नए-नए म्यूटेशन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वैक्सीन के चांसेस कम हैं। क्योंकि अगर आप देखिए तो आज तक किसी भी कोरोना वायरस के खिलाफ कोई सक्सेसफुल वैक्सीन नहीं है। उसका रीज़न यही है कि वो चेंज इतना होता है। तो अब चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, तो हम ज़्यादा संख्या में जब जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमको एकदम क्लियर आइडिया होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी म्यूटेशन के रेट क्या है, मतलब किस दर से इसका सीक्वेंस चेंज होता है और कौन सा भाग है जो वायरस का जो नहीं चेंज हो रहा है, तो अच्छा होगा कि उसको टारगेट करें। और तो ये तो वैक्सीन और ड्रग की बात हुई। जहाँ तक डायग्नोस्टिक की बात है, अगर हमको जीनोम सीक्वेंस ठीक से पता है और वही चीज़ कि कहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, कहाँ पे फिक्स है, तो हम जो प्राइमर्स बनाते हैं जिससे कि हम पीसीआर करके एम्प्लीफाई करके डिटेक्ट करते हैं वायरस को, वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने प्राइमर बनाया, वो चाइना के सीक्वेंस के आधार पे था, यहाँ पे आके म्यूटेट हो गया, तो आपको अब ऐसा लगेगा कि वो नेगेटिव है, जबकि एक्चुअली वायरस है, सिर्फ म्यूटेट हुआ है। तो इसलिए लगातार सीक्वेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमको पता चले कि हमारा ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम, हमारा वैक्सीन प्रोग्राम, हमारा डायग्नोसिस करेक्ट लाइन में है और हम गलत जगह निशाना नहीं लगा रहे हैं। जो म्यूटेशंस हमको दिख रहे हैं वो यूनिक है हिंदुस्तान के लिए। इसका मतलब कि हमारे आइसोलेट में हैं, बाहर बहुत कम हैं या नहीं हैं। इसका मतलब ये वैसे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम सीक्वेंस इसलिए करते हैं कि उसमें चेंजेज आते हैं। अब जब इंडिया में 3-4 महीने से ये है, तो हमारे यूनिक आइसोलेट्स भी डेवलप होंगे और वो हो रहे हैं। उस हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि इवन एक नया क्लैड निकल रहा है यहाँ से, जिसमें ज़्यादातर साउथ इंडिया के हैं, कुछ नॉर्थ से भी हैं। तो एक तरह से तो वो हमको समझ में आता है कि क्या नई चीज़ें आ रही हैं, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। जो भी सीक्वेंस हुआ है हमारे लैब से या आईजीआईबी न्यू दिल्ली से या गुजरात बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से, तो ज़्यादातर ये जो सीक्वेंस हुए वो अर्ली मार्च, लेट मार्च या अर्ली अप्रैल के आइसोलेट्स हैं। बाद में क्या किस तरह के चेंजेस आए हुए हैं वो हमको अब आने वाले दिनों में अगले हफ्ते तक पता चलेगा। तो उससे 2 चीज़ होगी, एक तो ये कि किस तरह से वायरस फैला है। अब जैसे हैदराबाद से चेन्नई गया, चेन्नई से त्रिवेंद्रम गया, ऐसा है, या अलग-अलग देशों से डायरेक्टली वहाँ पे आए हैं और वो फैल रहे हैं। तो ये जब सीक्वेंस ज़्यादा संख्या में आ जाएँगे 500,000, तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से उसका पूरा रास्ता बता सकते हैं कि किस-किस रास्ते से ये फैला हुआ है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल अप्रोच है और जितना ही ज़्यादा हम सीक्वेंस करेंगे, उतना ही बारीकी से हम इसके स्प्रेड को समझेंगे और उसके बाद आप इमीडिएटली समझ सकते हो कि अगर हमको समझ में आ गया कि ये कैसे फैल रहा है, तो हमको फिर उसको रोकने का भी तरीका निकालने में आसानी होगी। भारत और फ्रांस के शोधकर्ताओं ने ऐसे अणुओं की खोज की है जो कोविड-19 की रोकथाम और इलाज में कारगर हो सकते हैं। इन अणुओं को न्यू केमिकल एंटिटीज यानी कि NCE कहा जा रहा है, जो कोविड-19 या अन्य गंभीर श्वसन समस्याओं को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। इस शोध के लिए एक प्रारंभिक पेटेंट फाइलिंग की जा चुकी है और पशुओं पर परीक्षण की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है। शिवनादर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर शुभ्रता सेन का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। है बेसिकली हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज जो है इनके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। मैं और मेरे फ्रेंच जो साइंटिस्ट है, हम दोनों ने शुरू किया है। ये तकरीबन 1-1.5 साल पहले शुरू किया और इसमें हम लोगों ने देखा कि और ये 1.5 साल रिसर्च के बाद जब ये कोविड-19 का सूचना हुई, तो तभी हम लोगों ने देखा कि
ये जो हार्मोन के ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि जैसे हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि ये हार्मोन को मॉड्यूलेट करेगा, इनका जो अपना स्ट्रक्चर है उनको तब्दीली करेगा। और ये जो हार्मोन है और ये जो SARS-CoV-2 बोले कि जो वायरस है, ये SARS-CoV-2 वायरस जो हमारे शरीर में ये कोविड-19 का प्रकोप डालते हैं, तो ये प्रकोप डालने के लिए उनको एक ह्यूमन का रिसेप्टर चाहिए। तो हमारा ये हार्मोन और ये रिसेप्टर अपने आप बात करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हमारे मॉलिक्यूल के जरिए ये जो बातचीत है, ये बातचीत को और थोड़ा बढ़ावा दिया जाए और हम लोग ये रिसेप्टर को ही अपने वश में कर ले, तो ये SARS-CoV-2 वो रिसेप्टर के ऊपर आके अपना जो प्रकोप है वो नहीं दिखा सकते। तो यही सोच के हम लोगों ने हमारा प्रोजेक्ट आहिस्ता आहिस्ता हम लोग एक्सपेरिमेंट्स किया, थोड़ा वैलिडेशन किया और अभी बाकी वैलिडेशन भी चल रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस महीने तक हमारा जो बाकी वैलिडेशन है वो कंप्लीट होके हम लोग एनिमल्स बोले तो हम लोग चूहे में काम शुरू करेंगे। ओके। और ये जो एनिमल स्टडी जैसा होता है चूहे का काम, ये तकरीबन 5-6 महीने तो लग ही जाता है। तो शायद इस साल के एंड तक हम लोग सोच रहे हैं ICMR को पास हमारे मॉलिक्यूल्स लेके जाएंगे और ह्यूमन ट्रायल के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, हाथों की स्वच्छता के साथ ही मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।